मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने ऑर्गेनिक के सारे वीडियो लेक्चर जितने भी अब तक मैंने बनाए हैं वो सारे आपने ठीक से विजिट कर लिए होंगे और उनको अच्छे से तैयार कर लिया होगा, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आप उन सारे वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपरली कर लेंगे एक एक को। तो आज मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले एलीन का स्ट्रक्चर। और एलीन में जो एलीन है, एलीन का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो एलीन का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड पॉलीइन्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब ये हुआ तमाम सारे डबल बॉन्ड हम बात करने जा रहे हैं एक्यूमुलेटेड पॉलीइन्स। एक्यूमुलेटेड पॉलीइन्स का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लेते हैं हम इस तरीके से बनाते चले जाएं तो ये एक्यूमुलेटेड पॉलीइन्स हो गया। अब ये बढ़ता चला जाएगा स्ट्रक्चर कहीं तक। तो आज हम इन स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे और इन स्ट्रक्चर्स पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनकी बात करेंगे। एलीन के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और इन पर क्या क्या और स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स डिजाइन हो सकती हैं उनकी बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर हमें कहीं जरूरत हो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे? ये हो गया, यानी ये कार्बन है और ये इसके 4 ऑर्बिटल sp3 इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। हमने पीछे वीडियो लेक्चर्स में इसको समझाया भी है। ये अंदर की तरफ है, ये बॉन्ड बाहर की तरफ है, ये बॉन्ड बोर्ड में ऊपर की तरफ और ये बॉन्ड नीचे की तरफ है। यही यहां पर स्ट्रक्चर ऑर्बिटल से समझाया है। अगर हमें कार्बन sp2 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये हो गया sp2, यानी इसे उठा करके रख देना है बस। और इसमें एक खास बात और है कि यहां पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होता है। ये आप कहोगे sp2, sp3, ये sp3 है, 4 ऑर्बिटल्स, sp2, 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 और ये हमारा हो गया pz, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब बात आती है कार्बन sp की। अब ये कैसा होगा? देखिए, लीनियर स्ट्रक्चर, ये कार्बन हो गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड और एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड। इसको अगर मैं pz कहूं तो इसको मैं py कहूंगा, और ये अलोंग x एक्सिस हो गया sp sp। तो ये यहां पर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई ऑर्बिटल है, दिस इज पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, और ये आपका 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp2 sp2 sp2। ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp, लीनियर स्ट्रक्चर। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब बस हम इनको उठा के रखते जाएंगे और काम बनता जाएगा। चाहे किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, ये तुरंत बन जाएगा। जैसे मैं एक बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, सपोज करिए एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा बनाना है जिसमें
इसमें आपका sp3 भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये स्ट्रक्चर। अब इसका आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो इसको बनाने में कुछ नहीं, आप सीधे सीधे बस इसका यूज करते चले जाइए और कॉन्सेप्ट को यूज करते चले जाइए। ये कैसा है पहले चेक कर लिया जाए। ये sp3 है बेटा, ये sp है, ये sp है, ये sp2 है और ये sp2 है। अब हमें देखिए यहाँ पर हमें sp3 चाहिए, यानी इसका मतलब ये जो फूल पत्तियां रखी हैं, यानी ये फूल पत्तियों को उठा के ऐसे ही रख दीजिए इस फ्लावर को। देखिए मैं इसको रख रहा हूं, ये sp3 हो गया। अब ये आपका sp है, ये भी sp। अब देखिए ये sp तो आपका है, ये कैसा है लीनियर, ये रख दिया लीनियर। अब इसमें उठा के आप इसमें ये हो गया। अब ये sp2, दिस कार्बन इज sp2, ये sp2 हो गया। अब यहां पर जैसा sp2 बिल्कुल वैसे बनाइए। देखिए sp2 कैसा है, ये तीन एक फूल रखा है और उस पर एक पत्ती ऐसे कर रख दी गई, एक फूल, ये फूल रख दिया गया, पत्ती रख दी, वैसे जोड़ते चले जाइए। अब क्या होता है, ये यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। अब यहां पर ये sp2, ये मैंने बताया कि ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब यहां ये सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, अब ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। क्या मुश्किल है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। अब इसके बाद आप देखिए ये पाई बॉन्ड हो गए, ये पाई बॉन्ड हो गए, ये एक पाई बॉन्ड हो गई, ये पाई बॉन्ड हो गई। हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, जब मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए ये मैंने इसको इस तरह हटाया क्योंकि हमारा सीधे स्ट्रक्चर चला जाएगा। ये sp3 हो गया। अब ये sp, ये sp सीधा 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 स्ट्रेट, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। आप चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन। इसके बाद sp2, ये कार्बन, थोड़ा सा और इसको पैरेलल कर लिया जाए ऐसे, फिर यहां पर फिर sp, एक कार्बन। देखिए ये sp3, ये sp, ये sp, ये sp2 और ये sp2। अब देखिए यहां पर पाई बॉन्ड्स कैसे हम शो कर रहे हैं। दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, यानी कहने का मतलब ये sp sp के बीच में दो पाई बॉन्ड है
और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दिस इज प्योर ऑर्बिटल डायग्राम और इससे हमने ये डेवलप कर लिया। तो ये कुछ तरीका हुआ ऑर्बिटल डायग्राम को डिस्कस करने का। अब मैं आपको बताता हूं कि एलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। चलिए शुरू करते हैं एलीन का स्ट्रक्चर। देखिए एलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आईआईटी में भी पूछा गया है कई बार, नीट में भी पूछा गया है, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी पूछा जाता है। जैसे एल्केन बहुत पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मेंशन कर लिया गया है sp2 sp sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसका। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से सुनिए, इस कार्बन में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है पहले उसको नोट कर लिया जाए। देखिए इस कार्बन में s px py pz, s sp2 है तो s होता कौन कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल px py pz। और जब हम sp2 की बात करेंगे तो एक s का, एक px और एक py, यानी एक s का होगा और दो p के होंगे जो कि हाइब्रिडाइज्ड होंगे, जो कि इंटरमिक्स होंगे। तो देखिए यहां पर हम इन दो को इंटरमिक्स कर लें और ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब फिर वही बात आगे इस कार्बन के लिए s px py और pz। अब sp में दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, सिर्फ दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, तो एक s का होगा और एक p का, दैट इज px। तो s px इंटरमिक्स करेगा, यानी ये दो इंटरमिक्स करेंगे और ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। अब पहले इतना काम कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए इसकी बात करता हूं, ये हो गया हमारा sp2 और pz बना लेते हैं, ये मैंने pz बना लिया। ये sp2 हो गया। अब अगर बेटा ये pz है तो ये जो दो, ये तीनों ऑर्बिटल हैं, ये तीनों ऑर्बिटल किस प्लेन में होंगे, xy प्लेन में होंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। दिस इज xy प्लेन। कैसे? क्योंकि s px और py अगर इन दोनों को इंटरमिक्स किया जाएगा तो xy प्लेन में रहेंगे px और p। तो ये xy प्लेन हो गया, ये आपका sp2, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp2। हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन को भी लिख लिया जाए, तो ये हाइड्रोजन होगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, इट गिव्स सिग्मा बॉन्ड। अब आगे चलते हैं, इस पर आते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करूं मैं तो ये रहा ऐसा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। थोड़ा मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, हो सकता है उसमें ज्यादा रिजेम्बलेंस ना आए, लेकिन मैं थोड़ा बस डिफरेंट कलर यूज किया है कि आपको ये थोड़ा नजर आए। और ये x y एक्सिस में, यानी ये लीनियर है तो आप ये कह सकते हैं कि x एक्सिस में है।
ये यहां पर ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड ये आपका हो गया sp और ये भी हो गया sp। अब यहां पर आपको याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में दो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उनको भी मार्क कर लिया जाए। तो ये रहा आपका pz, ये pz, ये आगे है तो ये पीछे की लाइन को दिखेगी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये प्लेन है ऐसा, ये जो xy प्लेन ऐसा है, उस पर परपेंडिकुलर pz है, ये pz मतलब प्लेन में परपेंडिकुलर pz है, तो ये कहां हुआ xy प्लेन में। बात समझ में आ रही होगी? यानी ऐसे समझ लो कि जैसे ये xy प्लेन है, ये xy प्लेन, तो ये सारे ऑर्बिटल जितने पड़े हैं वो इस प्लेन में पड़े हैं, और pz कैसे है, परपेंडिकुलर, ऐसा ऐसा है pz ऐसा है। अब हमें बनाना है py, ये py हो गया। py, अब देखिए यहां पर ये pz के साथ ही ओवरलैप कर सकता है। पाई बॉन्ड बनाते समय ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो pz है वो pz के साथ ओवरलैप करेगा, और जो py है वो py के साथ ओवरलैप करेगा। इसको बिल्कुल दिमाग में रखें। अब देखिए, अगर ये बात दिमाग में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां पर इसकी ओवरलैपिंग, ये pz पाई बॉन्ड बना रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बना रहा है। अब बात आती है इस कार्बन की, चलिए इसकी बात करते हैं। ये sp2 है, इसमें भी वही बात है, s px py और pz। अब देखिए यहां पर इस कार्बन का जो ये है वो इंगेज हो गया है, कौन, pz के साथ इंगेज हो गया है। pz के साथ इंगेज हो गया है, तो अब यहां पर ये किसके साथ इंगेज होगा, py के साथ ही इंगेज हो सकता है। यानी ओवरलैपिंग py की बेटा py के साथ ही पॉसिबल है, py की py के साथ पॉसिबल है। तो अब क्या होगा, यहां पर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा, देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s होगा, एक px होगा और एक pz होगा। यानी इस sp2 में s px और pz, जबकि इस sp2 में क्या था, s px और py। इसका मतलब ये xy प्लेन में था और ये किस में होगा, ये होगा आपका xz प्लेन में, xz प्लेन में, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। बहुत आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसा भी सवाल इस पे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए, अगर ये बात समझ आती है तो आगे बात करता हूं मैं। इसे sp2 को बनाते हैं। अब sp2 कैसा होगा, xz प्लेन में, xz प्लेन पहले डेवलप कर लेते हैं। ये z एक्सिस है,
एक्स जेड प्लेन हो गया। अब ये एक्स जेड प्लेन है। अब इसमें देखिए ये कार्बन, देखिए ये यहां पर जो sp2 दो ऑर्बिटल हैं, यहां पर ये ऐसे हैं और यहां पर ऐसे। ये एक्स जेड पे, इसका मतलब ये ऑर्बिटल दोनों इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। ध्यान रखने वाली बात है। ये रहा एस, ये रहा एस, ये ओवरलैपिंग एरिया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये एलीन का डायग्राम आपको हल्का हल्का दिखने लगा, जरा सा और रह गया है। ये आपका पी वाई, ये पी वाई है, और जो ये पीछे का हिस्सा है उस प्लेन के पीछे, ये पी वाई। अब आप देखिए यहां पर ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जरा ध्यान से देखिए इसको, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। मैं इसको बना के दिखाता हूं फिर से। अब देखिए उधर ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये वाला बॉन्ड देखिए, जो पाई बॉन्ड है, इसको देखिए, ये ऐसा पाई बॉन्ड आया, यानी किससे किससे बना है, पीजेड पीजेड से। अब ये वाला पाई बॉन्ड देखिए, ये पी वाई और ये पीजेड पीजेड से बना है। जरा ध्यान से देखिए, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी पहला पाई बॉन्ड दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखिए, मेरा ख्याल एलीन का डायग्राम आपको समझ आया होगा। ये यहां पर जो ये कार्बन है, इसके ये दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बन, ये दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये पीजेड पीजेड से बने हुए हैं, तो ये पी वाई से बने हुए हैं। खास बात इसमें यही है, ये खास बात इसके अंदर है। आप ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए, अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं और वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर पूछ लिया जाए मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर दे दिया और उसने कहा कि ये ए है और ये बी है,
ए और बी पर जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता? एनालिसिस करके बताइए जल्दी से। अब देखो इसका तुरंत स्ट्रक्चर बना लिया जाए, कितना आसान है। ये बनाया मैंने, इसको हमने मान लिया कि ये एक्स वाई प्लेन में है, ये कार्बन। अब देखो बेटा, अगर ये यहां पर एक्स वाई प्लेन में है तो ये तुम्हारा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यानी हर पाई बॉन्ड, अगला वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता जाएगा। कैसे, क्यों होता जाएगा? देखिए यहां पर एस पी एक्स पी वाई और पी जेड, अगर एक्स एक्स वाई में बन रहा है तो इसका पी जेड पाई बॉन्ड बनाएगा, पी जेड। अब इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। अब इसका पी जेड खाली हुआ तो इसके पी जेड के साथ बनाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर इसका पी जेड के साथ बना रहा है तो अब इसका कौन सा खाली होगा ऑर्बिटल? पी वाई। तो अब इसका पी वाई जो इसके पी वाई से बनाएगा, इसका पी जेड फिर पी जेड से बनाएगा, इसका पी वाई इसके पी वाई से बनाएगा, इसका पी जेड इसके पी जेड से बनाएगा, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला जो है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है तो देखो ये वाला कैसा होगा? इसके पैरेलल होगा। तो ए और बी कैसे हो जाएंगे? ए बी के परपेंडिकुलर होगा। पाई बॉन्ड एट ए विल बी परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड एट बी। ये जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो कैसे? अगर इसको 1 कह दें, हम इसको 1 कह दें तो इसका मतलब 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला और नंबर पे आने वाले जितने होंगे सब पैरेलल होंगे, और जितने इवन नंबर पे आएंगे सब परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप कोई भी आप दो चेक कर सकते हैं पाई बॉन्ड कि कौन सा पैरेलल है और कौन सा परपेंडिकुलर है। एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप जल्दी से कर लीजिए तो चेक भी हो जाएगा। जल्दी से करिए। ये एच एच कर दिया मैंने, यहां एच एच कर दिया, और मैंने पूछा पहला इन दोनों के साथ क्या होगा रिलेशन, और इन दोनों के साथ क्या होगा पैरेलल की परपेंडिकुलर। देखिए अब 1 के साथ 2 और 4, देखो 1 के साथ जितने भी, इस 1 के साथ कहें, 1 के साथ किसी को भी 1 मान लो, 1 के साथ जितने भी इवन नंबर पर आएंगे सब कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। और जो ऑड नंबर पे आएंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल। मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। तो जितने भी इवन नंबर पर आएंगे वो सब कैसे होंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और जो ऑड नंबर पे आएंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगर मैं कहूं इस कार्बन पर ए कार्बन पर और बी कार्बन पर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ए कार्बन के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बेटा, और जो बी कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मतलब ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले जो बॉन्ड है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब CH बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में है या परपेंडिकुलर प्लेन में। इसके लिए याद रखिए, यहां पर देखिए ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर प्लेन में।
ठीक है, एक और बना लेते हैं, बहुत जल्दी से बन जाएगा। देखिए बहुत जल्दी से बन जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से, इस कार्बन को हमने ऐसे बना लिया, ठीक, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अब देखिए ये परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा ही पहला, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह आएगा। ये यानी दोनों पैरेलल हो गए। अब देखो यहां पर ऊपर नीचे से क्या कंक्लूड हो रहा है, अगर मान लीजिए अगर यहां पे जो पाई बॉन्ड है वो ऑड नंबर में है, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, प्लेनर। देखिए ये दोनों प्लेन में, एक ही प्लेन में, इसके भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसके भी। तो अगर यहां पर ऑड नंबर पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर पाई बॉन्ड्स, ऑड नंबर पाई बॉन्ड्स 1 2 3, तो ये एक ही प्लेन में होंगे। और अगर इवन नंबर है, इवन नंबर पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो भी मैं बताऊंगा आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा कि कब जो है स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्योंकि बेटा अगर मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल है, मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल है, पूरा का पूरा मैच कर जाता है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर नॉन सुपर इंपोजेबल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं अब इस स्ट्रक्चर में आगे बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए हमें पता है, अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव होने की बात करें, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जनरली हम क्या जानते हैं, हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा, हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूल शुड कंटेन कायरल कार्बन एटम। यानी इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम है तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब ये कि अगर ये कार्बन है और इसमें ए बी ई डी, ये 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं, ये कार्बन है, एक ए बी ई और डी, चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं बेटा, तो ये कार्बन कैसा कहलाता है, कायरल कार्बन एटम। यानी कायरल का मतलब क्या है, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब ये हुआ ये मॉलिक्यूल नॉन सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल अपॉन इट्स मिरर इमेज। डिटेल बताऊंगा इसको मैं आपको जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। अभी मैंने क्या बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कार्बन के पास 4 ग्रुप ऐसे हैं
जो उससे डायरेक्टली अटैच्ड हैं और चारों अलग अलग हैं। तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन एटम। और ऐसा मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल अपॉन इट्स मिरर इमेज। यानी जो इसकी मिरर इमेज होती है, इसकी जो मिरर इमेज है उस पर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि जो ये मॉलिक्यूल है और जो उसके मिरर इमेज का मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। फिर समझिए, एक वो मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज हम देख रहे हैं, तो जो मिरर इमेज है अगर दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। और ये कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। खैर, हमें ये कहना है, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जिसमें कायरल कार्बन एटम होता है। जानने की जरूरत ये है कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल होता है, मतलब कि उसका मिरर इमेज उसके ऊपर कंप्लीटली मैच ना करे, उसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स या नॉन सुपर इम्पोसिबल फॉर्म। हमें यह देखना है क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी है जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम ना हो। मैंने क्या कहा? क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी है जिसमें कायरल कार्बन एटम ना हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो? उसे देखने जा रहे हैं। बहुत आराम से इसको समझने की जरूरत है। जरा सा दिमाग लगाओगे तो एक बार में समझ आ जाएगा। देखो यहां पर ये ए और बी, इस ई और डी पर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। जो ए बी है, ये ए अंदर की तरफ है, बोर्ड में अंदर की तरफ। ए बोर्ड में अंदर की तरफ है और बी बाहर की तरफ। बी बाहर की तरफ, ई बोर्ड में ऊपर की तरफ है और डी नीचे की तरफ।
ये रहा कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। कुछ थोड़ा सा दूर बना ले और साफ आ जाएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि समझ में आना जरूरी। तो अब ये देखिए मैंने ये बनाया, ये इसकी मैं मिरर इमेज बना रहा हूं। ये इसकी मिरर इमेज बनी। अब ये देखिए मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूं आगे। ये बना और ये बना। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ऐसा कुछ खास नहीं है, इमेजिनेशन की जरूरत है। थोड़ा एक बार पॉज करके वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर इस पर सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये सुपर इम्पोज करता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर सुपर इम्पोज नहीं करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम है? सबसे पहला क्वेश्चन आप सोचिए, क्या इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम है? देखिए ध्यान से, दिखा है कि नहीं? कायरल कार्बन एटम। तो अब ये बात सोचनी होगी, कायरल कार्बन एटम अगर पूछा जा रहा है तो कायरल कार्बन एटम क्या होता है? कायरल कार्बन एटम होता है वो कार्बन जिससे डायरेक्टली 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हों, डिफरेंट। तो यहां पर तो वो कार्बन ही नहीं है जिससे 4 ग्रुप जुड़े हैं। ये कार्बन इससे 3 जुड़े, ये कार्बन इससे 2 ही जुड़े, ये कार्बन इससे 3 जुड़े। इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन तो है ही नहीं। यानी ये कैसा हुआ? मॉलिक्यूल विदाउट कायरल कार्बन एटम, मॉलिक्यूल विदाउट कायरल कार्बन एटम। इसके अंदर कायरल कार्बन एटम तो है ही नहीं। यानी हम ऐसा मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम नहीं है। अब देखिए, मान लेते हैं इसको हम कोशिश करते हैं सुपर इंपोज करने की। कैसे करेंगे? इस ए को ए पे रखा जाए, इस बी को बी पे रखा जाए, ठीक। कैसे रखेंगे ए को ए पे और बी को बी पे? देखिए इस ए को बहुत ध्यान से देखिए, इस ए को इस पे रखना है अगर, और बी को बी पे रखना है। ए को ए पे रखना है तो इसे ऐसे लाना पड़ेगा, और बी को बी पे रखना है तो इसको ऐसे लाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको फ्लिप कराना पड़ेगा। कैसे कराना पड़ेगा? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये है, ऐसा है ये, अब इसको इस पे रखना है तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे टर्न करेंगे, ऐसे, ये ऐसे लाएंगे तो ये ए पे आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये ए पे आ जाएगा, इसको ऐसे टर्न कर रहे हैं, ऐसे, तो ए पर आ जाएगा। लेकिन जब इसको हम ऐसे टर्न कर रहे होंगे,
मेरे हिसाब से अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो, ये रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला ए, जो आपसे दूर की तरफ है वो ए, ये बी, ये आपका ई हो गया, ई, और ये हो गया डी। देखिए ये ई हो गया, ये डी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए, ये ए, ये बी, ये ई और ये डी। अब इसका अगर मिरर इमेज देखेंगे तो इसका देखिए बेटा, इधर देखिए, ये आया रेड वाला, ये रेड वाला यहां ब्लैक, ये ऐसा, देखिए इसका मिरर इमेज, ये देखिए रेड है, ये रेड और ये ब्लैक, ये मिरर इमेज, ये इस रेड की ये मिरर इमेज, ये इसकी ब्लैक की। अब देखिए अगर मैं इसको टर्न करूं तो देखना, इसको मैं टर्न कर रहा हूं, ये तो ये ऐसे देखिए रेड रेड पे आ रहा है, देखिए एक सेकंड, एक सेकंड बस, अभी यहां घूम जाएगा ये बात है ना, थोड़ा पकड़ इसका। अब देखो ये रेड वाला है, इस अब ये बहुत अच्छा बन जाएगा समझाने में। देखो ये इसकी मिरर, ये देखो रेड वाला, ये इसकी मिरर इमेज दिखाई दे रही है। अब मैंने इसको टर्न किया, अब इसको मैं टर्न कर रहा हूं ऐसे, देखो रेड वाला रेड पे आ गया और ब्लैक वाला ब्लैक पे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों सुपर इंपोज कर रहे हैं, लेकिन इस वाले की इमेज देखिए, इस वाले की इमेज यहां पे थी, किसकी, ब्लू वाले की इमेज यहां पे थी ऊपर, ये कहां चला गया, ब्लू वाला देखिए कहां जा रहा, ब्लू वाला देखिए, ब्लू वाला देखिए, ब्लू वाला, ब्लू वाला देखिए ये नीचे चला गया, ये अपनी इमेज पे नहीं आया, ये नीचे चला गया। इसकी इमेज कहां थी, ऊपर, ई की इमेज कहां है, ऊपर, लेकिन ये कहां चला गया, ये ई है, देखिए ये ई देखिए, ई देखिए ऊपर, ई देखिए, ये नीचे चला गया ऐसे, इसका मतलब नॉन सुपर इंपोज। तो अब यहां पर जब हमने रखा तो ए पर आ गया, बी तो बी पर आ गया, लेकिन जब इसको मैंने ऐसे रखा तो ये ए कहां चला गया, टर्न होके नीचे चला गया, यहां चला गया, तो ई वाला किस पे आ गया, डी पे आ गया। इसका मतलब ई डी पर आ गया और डी ई पर आ गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी मॉलिक्यूल कैसा हुआ, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। लेकिन अगर यही मैं बात करूं इसकी, ध्यान से देखो जल्दी से, इसकी बात करूं तो अब ये कैसा है, ये कैसा होता है, अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल है तो कैसा होगा, देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहा ए, बहुत आराम से ए, ये रहा बी, ये तुम्हारा हो गया इसका, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, फिर ये कैसा आ जाएगा, इसी प्लेन में आ जाएगा। इसका मिरर इमेज 1 2 3 4, बहुत आसान है बेटा, ये देखो
ठीक था, ये ऐसा हुआ। अब देखो क्या हो गया, ये ए बी, ये भी ए बी, एक ये मिरर इमेज यहां पर, ये बी यहां पर बेटा, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये ए देखो, ये ए अंदर की तरफ है, ये रहा अंदर की तरफ, ये बी बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। सुनिए ध्यान से, वो ए अंदर की तरफ है, ये बी बाहर की तरफ है, ऐसे ए अंदर बी बाहर, ये ए अंदर बी बाहर, ए अंदर बी बाहर। अब देखिए ये प्लेनर है, दुनिया का कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल अगर होगा, दुनिया का कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी सुपर इम्पोजिबल। ये वाला नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और ये कैसा होगा, सुपर इम्पोजिबल। देखिए कैसे, ए पर आएगा, बी पर, कैसे, इसको ऐसे रखेंगे, तो जब ऐसे रख रहे होंगे तो ये ए पे पहुंच जाएगा, ये देखो ए पर आया, बी पर आया, तो ये वाला ए पर आ जाएगा और ये वाला बी पर आ जाएगा, खत्म हो गई बात। यानी उठा के ऐसे रख देंगे प्लेनर। तो कब होगा ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, जब नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल हो, और नॉन कोप्लेनर के साथ साथ पूरा का पूरा असिमेट्रिक हो। जैसे यहां पर दोनों ए कर दोगे तो ये सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो गई, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। अब देखिए मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूल्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ए बी ई डी, ए ई बी डी, कुछ भी, सब अलग, समझ गए। अब देखिए मैं ऑप्टिकली एक्टिव लिख रहा हूं, अब बताया जाए ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। अब ये मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, मान लीजिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो हमें क्या चाहिए, हमें पहली बात चाहिए कि ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए हैं, यहां पर दोनों अलग हैं, ठीक, ये दोनों भी अलग है, ये दोनों भी अलग है, काम बन गया। एक बात के लिए अब कैसा होना चाहिए, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन, ये दोनों, यानी पहली चीज कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, पहली कंडीशन टर्मिनल ग्रुप्स, टर्मिनल अटैच्ड ग्रुप्स must not be same, यानी ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों अलग है, ये भी दोनों अलग है। दूसरी कंडीशन, मॉलिक्यूल should be non कोप्लेनर, यानी पहली कंडीशन हुई बेटा कि टर्मिनल अटैच्ड ग्रुप्स मस्ट नॉट बी सेम, और दूसरा मॉलिक्यूल शुड बी नॉन कोप्लेनर, यानी ये प्लेनर नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, यानी यहां पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, चेक कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6
ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो ये कंडीशन हुई ऑप्टिकल एक्टिवनेस चेक करने की, यानी कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे दे वो आपसे पूछ सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो आपको इसी तरीके से बताना होगा। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ मैंने आपको एलिन का स्ट्रक्चर में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कैसे उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जरा इसको रगड़ डालिए कस के, जिसमें कि ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाए। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं बात करूंगा बेंजीन के ऑर्बिटल डायग्राम की। दैट्स ऑल।